So this is Aditya, Naman, Sagar, निशांक. कितने स्ट्रिंग्स हो गए आपके? 5 स्ट्रिंग्स. ठीक है, इनमें ईच का साइज क्या है? नॉट मोर देन 10. फर्स्ट वाले का साइज क्या है? What is the length of this particular string? 7 मैम. 7. इसका क्या है? 6. 6. This 10 मैम. and then 8. ठीक है, तो कोई भी जो साइज है वो नॉट मोर देन 10 है, तो मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है आपकी हर एक स्ट्रिंग की जो इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में होगी, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल एरे. तो अगर हम इस तरह की डिक्लेरेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, 2 साइजेस को स्पेसिफाई करते हैं और इनिशियलाइज करने का ये तरीका है. दूसरा, अगर आपने चाहा कि ये इनिशियलाइजेशन किया, लास्ट वाले का कितना नंबर होगा, साइज क्या होगा? 12. तो इज दिस वैलिड? नो मैम. नहीं होगा. तो इस केस में क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन नॉट इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद द लेंथ मोर देन द स्पेसिफाइड साइज. ओके, लेकिन मैम बोलो. मैम लेकिन और सारे नेम तो लेस देन 10 है ना, तो वो सब हो जाएंगे और बाकी वो नहीं होगा. नहीं, क्योंकि आप सारा एक साथ इनिशियलाइज कर रहे हो ना. ओके मैम. यहाँ पे दिया है हाउ डू वी रीड एंड प्रिंट नेम ऑफ n स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. सो कैसे कर सकते हैं हमने डिक्लेयर किया एक कैरेक्टर स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ मैक्सिमम 10. उसके बाद हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे i एंड n. अब ये दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिटरमाइन कि आप एक्सेस कैसे करेंगे एरे को, प्रिंट कैसे करेंगे अगर आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं एक एरे में. तो वी फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं. उसके बाद वी रन अ लूप कहां से कहां तक, 0 से लेस देन 5 तक. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 5 ही आ सकती है. उसके बाद हमने हर एक स्ट्रिंग के लिए इनपुट लिया यूजिंग गेटस फंक्शन एंड वी आउटपुट द नेम्स यूजिंग अगेन द लूप. कैसे करेंगे, पुटिस. अगर आप यहाँ देखोगे कि नेम्स एंड आई, फर्स्ट आपको सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स देना पड़ रहा है. इन सेकंड पुट में क्या करा हमने, आई दिया. तो क्या ये कर रहा है, बेसिकली जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपकी लोकेशन है फॉर द फर्स्ट. बेसिकली जब हम करते हैं ना, सो ये जो एड्रेस है, दिस इज योर नेम्स. आई मतलब फर्स्ट है तो 0. So this address is name 0, this is name 1, this is name 2, this is name 3 and so on. ठीक है, तो बेसिकली आपका एक 5x10 का मैट्रिक्स क्रिएट होता है. लेट्स से ये 10 का है पूरा, कितना है, ठीक है जो भी है. ठीक है, 5 आपकी इसमें रोज होंगी. सबसे पहला होगा यहाँ पे ADITYA नल. ठीक है, दूसरी रो जो होगी वो होगा NAMAN देन नल. अगेन SAGAR नल. जैकिशन JAIKISHAN and null. and निशांक null. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्पेसेस है वो तो खाली है, बट यहाँ क्या होता है जब हम इस तरीके से एरे से इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को, तो ये स्पेसेस पर भी आपके नल कैरेक्टर इनिशियलाइज हो जाते हैं सच दैट कि इसके आगे की लोकेशन जो है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग को नहीं अलाउ होगी. तो वो 10 है तो वो 10 फिक्स है. वो क्यों है कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम चाहा कि आप
इसकी जगह आदित्य नहीं करके आदित्य राज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम अपडेट कर सकते हैं ना स्टिल, बट अगर नमन यहां से स्टार्ट हो गया देन इट विल बी एन इश्यू, राइट। तो फिक्स्ड लेंथ हमने करा, तो जितने आपके खाली स्पेसेस है उन सब पे भी नल इनिशियलाइज हो जाता है, जो जहां पे पहला नल मिला वहां पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो हो गया, बट बाकी स्पेसेस पर भी आपका नल इनिशियलाइज हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. तो दिस इज हाउ, अब यहाँ पर ये जो 2D एरे बनाया है इसका नाम नेम्स है। सो अगेन दिस इज योर आई, मतलब ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल एलिमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 0 अगेन 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड ओनली द बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस फॉर एवरी स्ट्रिंग इज नेम्स ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो उसका बेस एड्रेस है, ठीक है। तो जैसे ये है तो नेम 0 जब आप देंगे तो आप उस पे आप अगर आप उसको पुटेस में पूरा देंगे तो जनरली हम पुटेस में क्या करते थे, जिस भी हमने एरे में स्टोर किया उसका नाम देते थे पुटेस ए में जो भी स्टोर होती थी स्ट्रिंग वो प्रिंट हो जाती थी। यहाँ भी वही काम है, बट जो प्रिंटिंग हमें करनी है उसमें फर्स्ट इंडेक्स हमें प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स भी दे दी, तो लेट्स से नेम 02, तो उस केस में क्या होगा, जो 0 और ये टूथ लोकेशन पे है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. कैसे करते हैं? तो गेट एस नेम आई, हमने बेस एड्रेस लिया और उस पर इनपुट ले लिया, अगेन उससे हमने पुटेस के थ्रू नेम प्रिंट करा लिया। तो इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे? चलो ये ट्राई करो, पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन है। हो गया मैम। हो गया, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। शेयर द स्क्रीन। यस मैम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम पॉइंटर्स कवर करेंगे और उसमें स्ट्रिंग्स को सेव करेंगे पॉइंटर्स के थ्रू, तब क्या डिफरेंस है, तो हम पॉइंटर्स क्यों यूज करते हैं, एरेज क्यों नहीं यूज करेंगे, तो उस चीज को समझने के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने कवर किया है कि जो फर्स्ट एड्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है, कितनी स्पेस आपकी ले लेता है पूरा अगर एरे के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं। मैम ये देखिए, माइक्स ऑफ, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें निकाल के दिखाओ। यस मैम। प्रिंट, हर एक स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करना है जैसे हमें। तो मैम तो दोनों पड़ेंगे ना? यस मैम। दो, लेकिन उसके साथ अब क्या होगा, वो पुटेस के थ्रू प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्या करता है पुटेस, वो जब तक प्रिंट करता है जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। पर अगर आप सिंगल कैरेक्टर पुटेस के थ्रू प्रिंट कराएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? जब हम प्रिंटफ के साथ पास करेंगे, तो वहां पुटेस की जगह क्या पास करो, प्रिंटफ। अगेन शेयर योर स्क्रीन प्रखर। यस मैम। पुटेस की जगह प्रिंट एफ। हाँ, ये पुटेस को कर दो, प्रिंट एफ आई थिंक %C कॉमा नेम्स ऑफ आई कॉमा, हाँ आई नहीं, आई ब्रैकेट में सेकंड वाला दो 2, सेकंड I2
आई, हाँ 2 मतलब थर्ड कैरेक्टर हमें प्रिंट कराना है ना। यस मैम, सही है मैम। हाँ मुझे ठीक लग रहा है। कंपाइल एंड रन। कोई एरर नहीं है। इंटर द नेम्स। पहले तो सारे आपको एंटर करने पड़ेंगे। अक्षत, ओके, ALHUU आया मैम। हाँ तो वो दिया है ना, बस स्लैश एन डालोगे ना उसमें तो लाइन चेंज होगी, अदरवाइज आपका आउटपुट तो आ ही रहा है ना। यस मैम, आ रहा है मैम, आउटपुट आ रहा है। ठीक है चलो। थैंक यू मैम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। और हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे, कैरेक्टर एरे जो है, अगर उसे हम मल्टी डायमेंशनल डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज नोन एज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और हम उसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद फंक्शंस टुडे। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाई डू वी यूज इट? मैम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शन जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि अगर हमें कुछ ऐसे टास्क हैं जो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो हर एक प्रोग्राम में हम बार बार एक ही टास्क को बार बार डिफाइन ना करके एक सिंपल सा उसका कोड बना लेते हैं और बार बार उसी को यूज कर लेते हैं फॉर द सेम टास्क। ठीक है, कि अगर हमने 10 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं और 10 पे हमें सेम टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो उस टास्क को हमने एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और उस फंक्शन को बार बार हर एक एलिमेंट के लिए कॉल कर लिया। तो उससे क्या है, हम सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप कोई इंटरफेस डिजाइन करते हैं या कोई भी जैसे कुछ आपने एक विंडो की एप्लीकेशन खोली, तो देयर आर सेट ऑफ फंक्शंस या मेन्यू देखेंगे तो कुछ चीजें हमेशा सेम होती हैं, जैसे सेव है ना, एडिट। हर एक एप्लीकेशन में या आप वर्ड खोलेंगे या पावर पॉइंट खोलेंगे या कोई भी अदर एप्लीकेशन खोली जो एडिटिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें सम सेट ऑफ फंक्शंस आर ऑलवेज सेम। सो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर रीयूजेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसी तरीके की जो सेम टास्क है वो आप डिफरेंट एलिमेंट्स पे लगाना चाहते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, एक तो आपको कम कोड डिफाइन करना होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड को हम बार बार यूज कर लेते हैं। ओके, तो रिपीटिंग कोड को अवॉइड करने के लिए हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। Let's see how does it works in C. So modules in C are known as functions. These are based on divide and concat technology. Functions क्या करते हैं, it allows you to modularize your program. जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। मेन भी आपका एक फंक्शन है, printf भी एक फंक्शन है, scanf भी एक फंक्शन है, and there are other functions as well which you have used so far. Okay, but there are other functions which you can define for yourself. खुद से भी आप डिफाइन कर सकते हैं according to your प्रायोरिटी या आपका क्या टास्क है उसके अकॉर्डिंग। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो उसके लोकल वेरिएबल होते हैं और वो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते। अगेन these functions have a list of parameter. List of parameters क्या होती है, जो इनपुट हम देते हैं with the help of a पेरेंथीसिस के अंदर कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी तक हम मेन देख रहे थे, मेन के अंदर हम क्या दे रहे थे, वॉइड दे रहे थे या इंटीजर दे रहे थे, तो कुछ उसके पासिंग आर्ग्यूमेंट होते हैं। पासिंग आर्ग्यूमेंट मतलब होते हैं कि जो कम्युनिकेशन कर सके विद इन द फंक्शन टू द एनवायरमेंट आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर रूट का, ठीक है, तो हमें जो भी स्क्वायर रूट जिस भी नंबर का करना है उसके लिए हमने एक इनपुट पैरामीटर डिफाइन किया फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो जो पास कर रहे हैं हम उसे हम बोलते हैं इनपुट पैरामीटर, या उसको हम और क्या क्या बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके। इसमें भी अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है या आपका डिफाइंड आर्ग्यूमेंट है, तो वो भी डिफर करता है। तो जैसे हम जब वैल्यू पास करते हैं तो वो होती है एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, लेकिन सब जब हम डिफाइन करते हैं तो वो होती है डिफाइनिंग आर्ग्यूमेंट। सो इट इज जनरली अ फंक्शन डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, नेम ऑफ द फंक्शन, जो भी नाम चाहिए आपको, और उसके जो भी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में हम कुछ पास करेंगे ही करेंगे। जैसे मेन में इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हमेशा कुछ पास करें, लेकिन जो भी पास करते हैं डेफिनेशन में उसका टाइप हमें हमेशा बताना होता है जब भी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या क्या होते हैं। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, दूसरा होता है प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं, जो आपको सी इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, सच एज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, वो भी लाइब्रेरी फंक्शन है। कैरेक्टर मैनिपुलेशन, इज अल्फा, इज नम, टू लोअर, ये सारे कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस थे। इनपुट आउटपुट में जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ हमने देखा, गेटफ, पुटफ देखा, और अदर फंक्शंस भी होते हैं। printf, scanf we have used are again the standard library function, but you can also define your function with the help of function prototype or function definition such as maximum of 3। ये कोई फंक्शन इनबिल्ट नहीं है, बट ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि 3 आर्गुमेंट्स है, उनका मैक्सिमम हमें निकालना है। तो ये निकालेंगे, इसकी एक पूरी एल्गोरिथम होगी, वो एल्गोरिथम हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अभी तक हम जो टास्क कर रहे थे कि हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो स्क्वायर प्रिंट कराने के लिए क्या कहता है, हमने एक एंटर, एक नंबर लिया यूजर से, उसके बाद प्रिंटफ में क्या कर दिया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू %d कॉमा a मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये हमने एक स्क्वायर किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया विद इन योर मेन फंक्शन। बट अगर हम चाहें तो स्क्वायर का खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, क्यूब का खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, तो we'll study today. Again there are math library function defined in math.h। जैसे string.h में string के सारे फंक्शन थे, उसी तरह मैथ से रिलेटेड फंक्शन कहाँ हमें मिलते हैं, math.h में। ओके जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है, ये math.h में डिफाइंड है। इसको हमने कैसे यूज किया है कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो इनपुट हमने दिया है एक डबल टाइप का, इस स्क्वायर रूट का आउटपुट भी आपका डबल टाइप का आता है, लेकिन हम जो स्पेसिफायर यूज करते हैं वो हमेशा %f होता है। ओके तो नंबर 900.0 is the argument of the square root function. This statement will print 30.0. It takes an argument of type double and return the result as of type double. Okay. So again हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब स्क्वायर रूट हमने दिया, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जैसे कांस्टेंट हमने क्या प्रोवाइड किया, 900, ठीक है। वेरिएबल हम क्या कर सकते थे, a में हमने पहले ले लिया 900 और हम स्क्वायर रूट में a पास कर सकते थे। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है कि 2-3 वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन से कनेक्ट करके भी पास कर सकते हैं। तो जो आपके आर्ग्यूमेंट है वो डिफर करते हैं कि आपने किस तरीके से डेफिनेशन प्रोवाइड की है उसकी। देयर आर सम कॉमन मैथ लाइब्रेरी फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, log10, f, एब्सोल्यूट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट का एब्सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए, सीलिंग ऑफ अ नंबर, फ्लोर ऑफ अ नंबर, पावर किसी हमें वैल्यू उसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है, x to the power y, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी math.h में ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉड्यूलर ऑपरेशन जो दिया है, जनरली जब हम ए मॉड्यूलर भी यूज करते हैं, सो दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स, ठीक है। ये जब हमने साइन यूज किया
तो ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही डिफाइंड है, इसलिए math.h में एक फंक्शन डिफाइंड है which can also give you the remainder of floating point numbers. ठीक है, am I clear? So this is known Yes, as. Then again sin, cos, tan and other trigonometric operation functions are there in the math.h library. You can explore it further. अब फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे हमने इनिशियली स्टार्ट किया था कि जब हमें कोई वेरिएबल यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, उसे डिक्लेयर करते थे। डिक्लेयर करने से क्या होता था, हम कंपाइलर को ये बताते थे कि आगे आने वाले स्टेटमेंट में हमें एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर अ वेरिएबल विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, मतलब 2 बाइट मेमोरी की हमें एक वेरिएबल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसी तरह अब फंक्शन में भी हम क्या बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं अपने कंपाइलर को कि इस तरीके का फंक्शन जो है हम आगे डिफाइन करेंगे जो यूज होगा हमारे मेन प्रोग्राम में। तो उसको डेफिनेशन हम बोलते हैं, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कुछ कुछ सेम ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, जब जो डिक्लेरेशन है या प्रोटोटाइप है वो हम मेन जहां पर स्पेसिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम में उसके ऊपर डिफाइन करते हैं, ओके, उसके ऊपर डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्या रिटर्न आएगा, आपकी रिटर्न टाइप क्या होगा, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हमने किया, ठीक है, 900 का, तो इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी, जैसे 30 आई, 30.0 आई, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो रिटर्न वैल्यू टाइप, उसके बाद क्या फंक्शन का नेम होगा और हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट जो भी पास करते हैं उसमें उसका नाम और डेटा टाइप वो हमें डिफाइन करना होता है ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप एज वेल। डिफाइन मतलब डिक्लेयर करना होता है बेसिकली। डिफाइन मतलब कि अब उसकी जो मेन फंक्शनिंग है, जो भी हम फंक्शन यूज करना चाहते हैं, उसकी एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन जो होती है डेफिनेशन में आती है कि कैसे कैसे हम एक टास्क को कंप्लीट करेंगे यूजिंग दिस पैरामीटर लिस्ट। तो उसमें डेफिनेशन स्टेटमेंट सब कुछ आता है। तो अब उसके बाद अगर हमने एक फंक्शन बना लिया तो उसे यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन में से, है ना। एक फंक्शन को किसी भी फंक्शन में से हम कॉल कर सकते हैं गिवन दैट कि आपने वो पहले से डिक्लेयर कर रखा है, आपने जो भी फंक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। तो इन्वोक कैसे करते हैं, बाय अ फंक्शन कॉल। आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जैसे हमने क्या किया, printf %2f, ठीक है, कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो ये क्या कर रहा था, आपकी 30 वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, प्रिंट स्क्वायर रूट को कॉल किया है बाय पासिंग एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। अगेन आपने जो printf यहाँ पे यूज किया इन द मेन फंक्शन, दिस इज अगेन अ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया है बट एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम क्या करते थे, जो भी हमें प्रिंट करना है उसका आर्ग्यूमेंट पास करते थे, तो जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रिंट होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फंक्शन। स्क्वायर रूट को डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर ही लिखना पड़ेगा ना, उसके पहले नहीं, उसको नहीं, उसको बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे अगर आपका स्क्वायर रूट का डबल आ रहा है कोई आउटपुट, तो डबल एसक्यू, लेट्स से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्क्वायर रूट या एसक्यू, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर किया ना, स्क्वायर रूट अगर फंक्शन है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट्स हमने क्या किया, एसक्यू करा, एसक्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 900, ये लिख दिया और यहाँ पे क्या पास कर दिया, एसक्यू, ठीक है। क्योंकि टाइप रिटर्न करेगा, इसलिए जिस भी वेरिएबल में हम सेव करेंगे वो भी डबल टाइप होना चाहिए, ओके। नहीं मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि डायरेक्ट वहां पर प्रिंटफ के अंदर ही लिख सकते हैं, उसके आगे उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर सकते हैं। ये देखो डिफाइन नहीं, ये जो है स्क्वायर रूट एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसके लिए आपको हैश इंक्लूड math.h लिखना बहुत जरूरी है बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन, कहीं पर भी यूज करने से पहले। लेकिन जो फंक्शन आप क्रिएट करोगे उसको हमें क्या करना है, जहां पे हमने इंट मेन वॉइड कर रखा है उससे पहले उसकी हमें डिक्लेरेशन करनी है, भले ही हम उसको नीचे डिफाइन करें, ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन पहले करनी है कि एक फंक्शन हम इस मेन फंक्शन, क्योंकि
आपका जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो मेन के अंदर आप कॉल करेंगे किसी फंक्शन को तो मेन को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर आपने जो स्टेटमेंट यूज करी है वो एक फंक्शन को डिनोट कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा मेन को, जब उससे पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हो, उससे पहले भी डिफाइन कर सकते हो। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट, कहाँ है मेरा पेन, ये इंट स्क्वायर इंट वाई, मतलब हम ये जब हमने क्या किया, ये मेन से पहले एक स्टेटमेंट पास करी, इसे हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ये क्या कर रहा है कि कंपाइलर को बता रहा है कि एक फंक्शन स्क्वायर नाम का, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और जिसका इनपुट भी एक इंटीजर है, सिंगल इनपुट है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे अपने मेन फंक्शन में। ये सिर्फ कंपाइलर को बताना है कि दिस विल बी अ फंक्शन जो हम यूज करेंगे इन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो अब फिर हम, हाँ? लेकिन स्क्वायर के पहले हमने इंट दे दिया है, तो फिर बीच में इंट देना जरूरी है? नहीं, ये रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप है, ये जो आपका है ये रिटर्न टाइप है कि रिटर्न क्या आएगा फंक्शन का, ये इनपुट क्या है आपके फंक्शन का, ये फ्लोट भी हो सकता है। ओके मैम, है ना, कुछ भी हो सकता है, आप इनपुट तो कितने भी दे सकते हो, उनका अलग अलग टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, लेकिन आपका आउटपुट का रिजल्ट किस टाइप का होगा वो यहाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये आपका ब्लैंक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कुछ आप पास करो। ठीक है, आगे जैसे वॉइड है, इंट एक्स किया हमने, फिर हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, एक नंबर लिया 1 से 10 तक, उसका स्क्वायर प्रिंट कराया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जो भी हम पास करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रही है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, स्क्वायर ऑफ 1, उसके बाद 10। तो जो एक्चुअल वैल्यू जा रही है, जो कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, वो आपकी इसकी प्रिंट होगी। तो जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ड्यूरिंग द फंक्शन कॉलिंग विच इज नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो हम डिफाइन कर रहे हैं जैसे इंट स्क्वायर इंट, अब यहाँ पे हमको ये भी डिफाइन करना है, हमने कॉल तो किया है पर डिफाइन जरूर करना है कि वो फंक्शन क्या टास्क करेगा। तो इसमें क्या किया हमने, इंट, ये देखो ये जो स्टेटमेंट है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो है वो सेम है, बट इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई सेमीकोलन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोटाइप में सेमीकोलन है। तो रिटर्न, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिटर्न 0 कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न y मल्टीप्लाई बाय y। तो जो भी आर्ग्यूमेंट आपने डिक्लेयर किया यहाँ पर, वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, y मल्टीप्लाइड बाय y। क्योंकि हमने यहाँ पे 1 पास किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1, इंट y की वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे इंट y हमने लिखा और यहाँ पे हमने स्क्वायर x पास किया, तो इंट y इक्वल्स टू 1 पहले असाइन हुआ, फिर y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई y। फिर अगेन जब x की वैल्यू 2 हुई, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे इंट y लिखा है, हमने डिक्लेयर किया इंट y इज इक्वल्स टू 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? यस मैम, मतलब उसका ऊपर नीचे दोनों। डेफिनेशन को मतलब मैम उसका डेफिनेशन को रिटर्न में देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करोगे उसका रिटर्न टाइप आपको देना पड़ेगा। कि अगर मान लो हमने सिर्फ, अगर हम कुछ रिटर्न नहीं देना चाहते, लेट्स से कि ये जो स्टेटमेंट है हमने ऐसे लिख दिया, printf %d y मल्टीप्लाइड बाय y सेमीकोलन एंड रिटर्न, जैसे हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो लेकिन क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया तो इस स्टेटमेंट पे आएगा, फिर अंदर printf है, वो वैल्यू तो प्रिंट कर ही देगा आपकी, फिर हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना। या फिर यहाँ पे हम क्या करते, void लिख देते, ठीक है, हमें किसी नहीं चाहिए तो रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं देना पड़ता हमें। अभी और देखते हैं हम क्या क्या है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था जिसमें दोनों तरह के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, मतलब हम फॉर्मल डेफिनेशन दे रहे हैं कि किस तरीके का आर्ग्यूमेंट होगा, कितने आर्ग्यूमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा। फंक्शन, अब यहाँ पे जो हमने किया उसके बारे में लिखा गया है कि जो स्क्वायर है इज इन्वोक्ड और कॉल्ड इन मेन फंक्शन विद इन द प्रिंटफ स्टेटमेंट, इट रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन द पैरामीटर y। तो जो वैल्यू आप x में पास करेंगे उसकी कॉपी किस में जाएगी, आपकी पैरामीटर y, मतलब इंट y में, जो हमने डिक्लेयर किया है स्क्वायर को डिफाइन करते समय।
This square calculates y multiplied by y, and this result is passed back to the printf function so that it can print the relevant result, and it is repeated 10 times using the for statement. Okay, यहाँ जो डेफिनेशन थी फंक्शन की वो ये दिखा रहा है कि जो स्क्वायर है इट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर पैरामीटर, ठीक है, int preceding the function name indicate the square returns an integer result, तो रिटर्न टाइप है वो आपका इंटीजर टाइप है, और जो इनपुट दे रहे हो आप वो भी आपका इंटीजर टाइप है. The return type in square passes the value of the expression y multiply y back to the calling function. Again, अब ये जो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी थी int square int y सेमीकोलन, या सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है. जब भी हम प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे हैं तो सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है कि ये बता रहा है कंपाइलर को कि इस तरह का फंक्शन होगा जो हम बाद में डिफाइन करेंगे और जो यूज होगा मेन फंक्शन में. इज नोन एज योर फंक्शन प्रोटोटाइप. द int in parenthesis informs the compiler that square expects to receive the integer value from the caller. ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप कुछ और वैल्यू पास करोगे यहाँ पे जब कॉल कर रहे हो, जैसे आपने 300.0 पास किया तो वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि जब आपने प्रोटोटाइप डिफाइन किया है तो कंपाइलर को ये समझ आ रहा है कि स्क्वायर जो फंक्शन है वो इनपुट कैसा लेगा, इंटीजर टाइप का, और आउटपुट भी इंटीजर टाइप देगा. लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग टाइप वैल्यू उसको इनपुट दी तो वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि जो स्क्वायर है उसका इनपुट इंटीजर टाइप है. इज दैट क्लियर? यस मैम. मैम हाँ मैम ये फंक्शन टाइप और पैरामीटर का मतलब मैम ये जो टाइप ऑफ ये डेटा टाइप में वो चेंज हो सकता है क्या? फंक्शन का डेटा टाइप चेंज हो सकता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. आप जो डेफिनेशन में दोगे वही सेम आपको प्रोटोटाइप में देना पड़ेगा. ओके. The integer to the left of the function informs the compiler that square returns an integer result to the caller. ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर आपने कोशिश की कि आप रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया कि जैसे आपने int c is equals to y multiply y किया, तो y में तो आपको पता है कि आपने इंटीजर टाइप ही डिक्लेयर किया, या फ्लोटिंग टाइप अगर आपने जो भी डिफाइन किया वो इंटीजर टाइप है, लेकिन आपने यहाँ पे फ्लोट c कर दिया, तो अब इसका जो भी स्क्वायर होगा वो c में असाइन होगा. तो c कैसी वैल्यू हो गई, फ्लोटिंग टाइप, और आपने रिटर्न c कर दिया. पर जो आपकी डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि इंटीजर टाइप रिटर्न होना चाहिए, लेकिन आप फ्लोटिंग टाइप रिटर्न कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस मैम. बाय डिफॉल्ट तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है. क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस सी, ये अपग्रेड या डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप था तो फ्लोटिंग में कन्वर्ट होगा तो 0.0 होगा. लेकिन जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है आपका वो क्या है, इंटीजर टाइप है, लेकिन आप फ्लोट रिटर्न कर रहे हो, तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा. इज दैट क्लियर? देखा आपने कि स्क्वायर में इंट सी लिखा है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आपने पास कर दिया 3 4, ठीक है, तो तब भी एरर जनरेट होगा कि ओनली 1 आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने जो डिक्लेयर किया उसमें क्या लिखा है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है. अगर आपने लिखा होता इंट सी कॉमा इंट डी, तब आप 2 आर्ग्यूमेंट आपको जरूर से पास करने हैं. ओके, चलो लेट्स सी, ये कुछ चीज तो करेक्ट रिटर्न टाइप बहुत जरूरी है, करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, करेक्ट आर्ग्यूमेंट टाइप भी होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर टाइप है लेकिन आप पास कर रहे हो 30.0 40.0, वो भी आपका एरर जनरेट करेगा. आर्ग्यूमेंट्स आर इन करेक्ट ऑर्डर, है ना. अगर मान लो आपने इन सी डिक्लेयर किया है, फ्लोट डी डिक्लेयर किया, तो इधर 30.0 कर दिया और इधर 40 पास किया, तो वो भी अलाउड नहीं है, वो भी बोल देगा कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज रिक्वायर्ड. तो इस तरीके के एरर जनरेट होंगे अगर आपने सही से इनपुट नहीं दिया, सही से रिटर्न टाइप नहीं निकाला.
अगेन फंक्शन नेम इज वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हो फंक्शन का आइडेंटिफायर की रूल्स के अकॉर्डिंग. ओके, द रिटर्न टाइप वैल्यू इज द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट रिटर्न टू द कॉलर. Again the void indicate that the function does not return a value. तो अगर हम int main लिखते हैं या void main लिखते हैं तो यही है कि अगर मैं इंटीजर लिखा है तो रिटर्न 0 होना चाहिए, void लिखा है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना. So the function does not return a value. The return value, function name and parameter list together forms a function header. ठीक है. And the definition and statement forms the function body. तो एक header होता है आपका और एक function की body होती है, also known as a block. So variables can be declared in any block and blocks can be nested. तो अगर आप ये भी कर सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर आपके मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो जो ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो उसका लोकल वेरिएबल है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं आएगा. ओके. Again, parameter list क्या होती है? It is a comma separated list that specify the parameter received by the function when it is called. If a function does not receive any value, parameter list is void. Type must be listed explicitly for every parameter. Defining a function inside another function is a syntax error. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक function 1 डिक्लेयर किया int function 1 int C, ठीक है, उसकी बॉडी स्टार्ट हुई. सो दिस इज हेडर, दिस इज योर बॉडी. इसके अंदर आपने अगेन एक फंक्शन f2 इंटू d, फंक्शन स्टार्ट फंक्शन, ये इनवैलिड है, उस केस में आपका एरर जनरेट होगा. सो इट्स अ सिंटेक्स एरर. स्पेसिफाइंग फंक्शन पैरामीटर ऑफ द सेम टाइप एज डबल x, y इंस्टेड ऑफ डबल x, y अगेन रिजल्ट इन x. तो जितने भी आर्ग्यूमेंट है आपको इंडिविजुअली उनका टाइप लिखना है. 2 आर्ग्यूमेंट है तो डबल x एंड डबल y ऐसे स्पेसिफाई करना है. ये नहीं करना है कि डबल x, y, z कर दिया. जैसे हम इंटीजर जब मेन में डिक्लेयर करते हैं कि इंट a, b, c लिख देते हैं तो वो वैलिड नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंट a, इंट b, इंट c इंडिविजुअली उनका टाइप लिखना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Placing a semicolon after the parenthesis enclosing the parameter list of function definition. देखो जब आप फंक्शन डेफिनेशन कर रहे हो तो आपने पेरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो वो सिंटेक्स एरर है. लेकिन अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उस केस में आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट है. Choosing meaningful names and meaningful parameters make the programs more readable. तो हमेशा फंक्शन के ऐसे नाम लिखने चाहिए जो कि मोर रीडेबल हो, मोर यूजफुल हो, जो मोर क्लैरिटी लाते हैं आपके प्रोग्राम में. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. There are 3 ways to return control from a called function to the point at which function was invoked. If the function does not return a result, the control is directly returned simply by function ending. तो जैसे हमने अगर कुछ भी रिटर्न नहीं लिखा है, जैसे हमने void लिखा, void f1 and this is, तो जैसे ही आपका ये ब्रैकेट खत्म होगा कंट्रोल अपने आप वहां पर चला जाएगा जहां पर उसको कॉल किया है. ठीक है, printf के अंदर f1 कॉल किया है. ठीक है, अगर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है या void रिटर्न टाइप दिया है by simply return, या फिर हम उसके अंदर सिंपल एक रिटर्न के बाद सेमीकोलन प्रोवाइड कर देंगे तब भी ऐसा होगा. लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप void ही देना पड़ेगा. If the function does result a return, then we have to write the result return the expression which is going to be returned by use of this data type, or which will give you the value of the expression to the caller. So this is again the return type कैसा होगा वो. अगेन मेन की रिटर्न टाइप के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि इसका इंटीजर टाइप रिटर्न होता है जनरली. ओके, इट इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड करेक्टली. तो जनरली अर्लियर वर्जन में हम क्या करते थे, रिटर्न 0 लिखते थे. अभी भी हम कुछ प्रोग्राम्स में लिखते हैं. इट इज नॉट एन एरर. तो अगर रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीटली तो आपका प्रोग्राम रन कर गया. अदरवाइज वो प्रोग्राम रन नहीं करता है, आपको एरर दे देता है कि कहां पर आपका. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. Function without argument and function with some input argument. Without argument तो void function with void argument. ठीक है, तो हम कोई भी argument पास नहीं करते हैं
जो भी हमें वर्किंग करनी है वो उसकी डेफिनेशन में ही प्रोवाइडेड होती है, हम सिर्फ उसे कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन विद इनपुट आर्ग्यूमेंट जैसे हमने स्क्वायर लिया तो उसमें हमने 900 पास किया था, जैसे स्क्वायर रूट लिया तो 900 पास किया, तो कुछ इनपुट हमने दिया है, ठीक है। लेकिन हमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं चाहिए, उसी के अंदर प्रिंट एफ करा और उसका हमें प्रिंट निकाल लिया कि क्या स्क्वायर होगा। सो दिस अगेन अब या तो हम वॉइड रिजल्ट कर सकते हैं या फिर हम कुछ रिटर्न टाइप भी ले सकते हैं विद सम इनपुट आर्ग्यूमेंट, और वी कैन हैव अ रिजल्ट विद मल्टीपल इनपुट आर्ग्यूमेंट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होगा, फंक्शन टाइप फंक्शन नेम वॉइड पास होता है। सो एग्जांपल क्या है, वॉइड ड्रॉ सर्कल वॉइड, ये आपका क्या हुआ, प्रोटोटाइप। ओके, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन टाइप फंक्शन नेम वॉइड लोकल डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका जो कॉलिंग स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, ड्रॉ सर्कल, कुछ भी पास नहीं किया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है और हमें कुछ भी पास नहीं करना है। तो कॉल करने का जो तरीका होगा क्या होगा, ड्रॉ सर्कल एंड सेमीकोलन। थोड़ा समझ आ रहा है? तो मैम इसमें जो हम लोग लास्ट में कॉल, जैसे हम लोग उसमें रिटर्न लिखते थे, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे? इसमें हम वॉइड लिखा है, हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देना है हमें, या आप सिंपल रिटर्न सेमीकोलन पास कर दो, कुछ 0 1 1 मत लिखो, तभी भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट दो ही नहीं, क्योंकि आपने वॉइड स्पेसिफाई किया तो रिटर्न स्टेटमेंट देना कंपलसरी नहीं है। ओके, यस मैम। so here we have an example which print a block letter H, और उसमें क्या कर रहा है, हमने void स्पेसिफाई किया एज अ रिटर्न टाइप और void ही आर्ग्यूमेंट है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। सिंपल हमने क्या किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं जो उसमें लगाई है। अब ये क्या करेगा, H लेटर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ पर जैसे अब एक ये फंक्शन डिक्लेयर किया है प्रिंट H, इसी तरीके से अब हम पूरा प्रोग्राम जब देखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, stdio.h को इंक्लूड किया, कहाँ है मेरा ये कर्सर, ये। उसके बाद जितने भी फंक्शन है उनके प्रोटोटाइप स्पेसिफाई किए, void ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ इंटरसेक्ट, सबके साथ void दिया है, यू सी है, ओके। उसकी कॉलिंग कैसे करी हमने, अब इंट मेन void ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ ट्राइंगल, ड्रॉ इंटरसेक्ट, यहाँ तो ये हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इन सब की डेफिनेशन हमें देनी है। जैसे अगर आपने डेफिनेशन नहीं दी है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने डेफिनेशन दी है तो कुछ डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर। तो दिस इज फंक्शंस कॉलिंग में तो रिटर्न 0 दिया गया है। कहाँ पे, अरे तो मेन का रिटर्न है ये, मेन फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया है, फंक्शन कॉलिंग फ्रॉम द मेन। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या है, वहां हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देनी है। तो हियर वी हैव ड्रॉ सर्कल, तो ये हमने एस्ट्रिक प्रिंट कराया है टू मेक अ सर्कल। देन ड्रॉ बेस, एक लाइन प्रिंट कराई है, ड्रॉ इंटरसेक्ट, ठीक है, एक इंटरसेक्शन प्रोवाइड करा। तो सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट दी है, कहीं पर भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। इफ यू सी इट क्लियरली, देखो सबसे पहले डिक्लेरेशन देखो, डिक्लेरेशन में क्या दिया है कि टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, नेम क्या है फंक्शन का, और उसका इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या है। तो हमने दोनों ही नहीं चाहिए तो दोनों में वॉइड प्रोवाइड किया एंड सेमीकोलन इज देयर। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, जहां जहां पे हमें जो जरूरत है वो स्पेसिफाई किया कि कौन सा फंक्शन है, कब कॉल करना है। तो पहले हमने सर्कल को कॉल किया है, फिर ट्राइंगल को, फिर इंटरसेक्ट को, ठीक है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सारे फंक्शन कॉल करो, कि जितने डिफाइन किए हैं, जितने डिक्लेयर किए हैं वो सारे कॉल करो। मगर अगर आप कॉल करते हो तो उसकी पहले से प्रोटोटाइप होना जरूरी है। जैसे हम बहुत सारे वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर सकते हैं, A B C D, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारे यूज करें। हमने सिर्फ सम करना है A = B + C का, D के हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने उसको यूज नहीं किया। बट अगर आप यूज करते हो तो पहले से वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि D = A + B कर दिया विदाउट डिक्लेयरिंग D। तो डिक्लेरेशन तो पहले चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी कि मैम पहले हम लोग को सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए होंगे लाइन से स्टार्टिंग में। हाँ, आपको फंक्शन को डिक्लेयर पहले करना है बिफोर मेन,
और उसकी डेफिनेशन भी आप चाहे तो मेन के ऊपर भी दे सकते हैं, मेन के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी मेन में आप उसको कॉल करेंगे वो फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। Okay. So can you write a function to print a rectangle? Can you try it? यस मैम, ट्राई कर सकते। चलो ट्राई करो। ये 3 फंक्शन है, इनको राइट डाउन करो तीनों टास्क को, and I'll open this the previous example so that you can use it. तीनों क्वेश्चन को राइट डाउन करो। मैम 2 बजे से क्लास भी है मैम। हाँ तो मैम लंच भी करना है मैम। हाँ मुझे भी करना है लंच, तो अभी 1 तो बज जाने दो। तुम लोग कुछ ही नहीं करना चाहते हो भाई, अब 12:10 तक तो तुम लोग ज्वाइन करते हो। चलो ठीक है, आई स्टॉप हियर। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको करके वो जो क्लास है उसमें आपको पोस्ट करना है, या फिर मुझे कब दिखाएंगे? तो नेक्स्ट में दिखेगा फिर। चलो आई शेयर, आप लोग ये क्वेश्चन राइट डाउन करो तभी जाएंगे, ठीक है? राइट इट डाउन, देन ओनली आई अलाउ यू टू लीव। क्या करना है? सबसे पहले ऐसा फंक्शन लिखना है जो रेक्टेंगल प्रिंट करे, फिर ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करें ऑन अ सेट ऑफ ऑपरेंड्स। तीसरा फंक्शन है जो सिर्फ क्या प्रिंट करेगा? आपकी इंट्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल वाली स्लाइड मैम। अब एग्जाम्पल वाली स्लाइड, इन्हें लिख लो आप जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, और मैं शेयर कर दूंगी स्लाइड पे। चलिए ठीक है, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।